Hello everyone, welcome to our channel As Fever and this is Manpreet. I hope you are doing well और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो, आज की क्लास जो है वो हमारी है राइटिंग टास्क 1। राइटिंग टास्क 1 को बहुत अच्छे तरीके से लिखने के लिए, ताकि आपका स्कोरिंग अच्छा आ सके उसमें, तो आपको क्या चाहिए कि आपको वोकैब पता होनी चाहिए कि किस तरह की वोकैब हमने यूज़ करनी है और क्या हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये पार्ट 1 है वीडियो का, क्योंकि अगर मैं फुल एक्सप्लेनेशन करती हूँ इसमें वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। वीडियो को शॉर्ट रखने के चक्कर में आज इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। पार्ट 2 बहुत जल्द शेयर करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि पाई चार्ट से रिलेटेड या फिर आप कौन कौन सी मिस्टेक ना करें टास्क 1 में, और प्रोसेस चार्ट में किस तरह की वो कैब यूज़ होती है। आज जनरली जो हमारे लाइन ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, उससे रिलेटेड क्या वो कैब है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, यूट्यूब फैमिली का, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट के बिना इस चैनल को रन करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली राइटिंग टास्क 1 के रिलेटेड क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरह की वोकैब हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा बैंड स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक रहती है कि वो जो वर्ड्स हैं वो उन्हें उनके सिनोनिम्स नहीं पता, या इसी वजह से उनकी रिपीटेशन होती है। और कई बार क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर जो है, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में वो कंफ्यूज्ड होते हैं, वो उन्हें ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। तो सारी बातें हम डिटेल में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वोकैब से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये गो डाउन, यानी कि जब आपकी डाटा कोई आपका डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तब इसको यूज़ करना है आपको। तो इस तरह से कोई ट्रेंड आए जब आपके पास, तब आपको कौन सी वर्ब्स का यूज़ करना है। वो वर्ब्स हैं हमारे पास डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, गो डाउन और परमेंट और प्लग। इनका आप किस तरह से यूज़ करोगे, नाउन भी इनका सेम ही है, जबकि एडजेक्टिव और एडवर्ब किस तरह से है, शार्प इंक्रीज, शार्प डिक्लाइन, रैपिड डिक्रीज, रैपिड डिक्लाइन, क्विक ड्रॉप, कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, स्टेडली, ग्रेजुअल, मॉडरेट, स्लाइट, स्लो। और एडवर्ब है स्लाइटली, डिक्रीज स्लाइटली, डिक्रीज रैपिडली, ड्रॉप quickly, significantly, gradually, moderately, slightly, slowly। तो जब आपका डाटा जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तब आपको कौन सी वर्ब्स यूज़ करनी है। क्लिम्ब मतलब चढ़ना, गो अप मतलब ऊपर जाना, ग्रो मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, जंप यानी कि छलांग लगाना जिसे हम बोलते हैं, मतलब है बढ़ रहा है, राइज इंक्रीज होना, और रॉकेट जो है आसमान में जाता है, इंक्रीज होता है। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगर आपको इंक्रीज लिखना है तो बार बार लिखने की बजाय कि इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, आप लिख सकते हो अदर वर्ड्स लाइक राइज, ग्रो अप, क्लिम्ब, राइज, रॉकेट। ठीक है। इसी तरह से जब आपको इनके साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाने हैं तो वो सेम होंगे, जैसे कि शार्प, रैपिड, क्विक, स्टडली, ग्रेजुएट, मॉडरेट, स्लाइट, स्लो। ठीक है।
वो हम स्ट्रक्चर में आगे डिफाइन कर देंगे आपको। इसके अलावा जब कोई चेंज ना हो, यानी कि अगर कोई चेंज नहीं है या फिर लगातार चेंज हो रहा है, तो उसकी वोकैब किस तरह से होगी। मान लीजिए कि कोई चीज़ कांस्टेंट है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, लेवल ऑफ एट, रिमेन द सेम, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन स्टेबल, स्टे कांस्टेंट, स्टे स्टेबल, स्टे स्टडी, कीप अनचेंज्ड। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज हो रहा है, लगातार ही चेंज होता जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो एक तो वर्ड आप फ्लक्चुएट यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह पर एक आप वेरी अराउंड यूज़ कर सकते हो, वेरिएशन यूज़ कर सकते हो कि हमें वेरिएशन शो, मतलब डाटा में वेरिएशन देखने को मिली है। ठीक है, या फिर आप कांस्टेंट चेंज भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये था हमारे पास कि अगर कोई डाटा अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर देखो कि आपने नोटिस किया हो कि कोई चीज़ बिल्कुल से डायरेक्शन ही चेंज हो गई हो, यानी कि पहले वो इंक्रीज पे थी और अब वो डिक्लाइन हो गई है, या फिर पहले वो हाई थी अब वो बिल्कुल पीक पर पहुंच गई है, फिर ड्रॉप हो गई, यानी कि उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, तब हम किस तरह की वोकैब यूज़ करते हैं, टू बॉटम आउट एट, टू हिट अ लो पॉइंट, यानी कि वो क्या था, अपने लो पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, ये है लोअर पॉइंट, कि वो अपने लोअर पॉइंट पर पहुँच गया था। अगर हम बात करें तो इधर ये अपना हाई पॉइंट पर पहुँच गया है, तो टू पीक एट और टू रीच अ पीक ऑफ, मतलब पीक पॉइंट पर पहुँच गया था। इस तरह से आप वो कैब का यूज़ कर सकते हैं स्मार्टली। अगर आपको इसके अलावा वर्ड यूज़ करने हैं, टू स्टार्ट, टू बिगिन, टू एंड और फिनिश, टू स्टैंड एट, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करें कि आपको अगर स्ट्रक्चर किस तरह का फॉलो करना है, जब आपको लिखना है ट्रेंड, जब आप ट्रेंड शो कर रहे हो तो किस तरह का स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए और क्या क्या टाइम फेजेस आप यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इन प्लस नाउन फ्रेज। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, there was a significant increase in the number of unemployed people during the period. अब there plus be second form was adjective significant noun increase in plus noun phrase the number of unemployed people and time phrase during the period. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, देयर वॉज अ स्लाइट इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइस और देयर वॉज अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड बिटवीन 2005 एंड 2010। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नाउन फ्रेज, यानी कि हम नाउन को फ्रेज को पहले लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। उसमें हमने एडजेक्टिव के थ्रू हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया था, अब एडवर्ब की तरह से बना रहे हैं। यहाँ एडजेक्टिव में हमने लिखा था वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अब इसे ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये टिप है आपके लिए कि जब भी आपको लिखना है आपको ऐसे नहीं लिखना देयर वाज अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और जब आपको एडवर्ब लिखनी है तब आपको लिखना है इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। जब आप नाउन के बाद में लगा रहे हो या वर्ब के बाद में लगा रहे हो तब आपको एडवर्ब लगाना है, यानी कि सिग्निफिकेंटली। जब आप नाउन से पहले लगा रहे हो तब आपको एडजेक्टिव लगाना है, वर्ब के बाद एडवर्ब लगाना है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज और इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, इसको नोट डाउन कर लें, इस तरह की सिली मिस्टेक्स ना की रही। अब सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो है नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। एग्जाम्पल दे के समझाते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हमें ट्रेंड शो करना है तो किस तरह से हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर बात करें हम टाइम फेजेस की, तो टाइम फेजेस किस तरह से आपको शो करने हैं।
टाइम फेजेस हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर भी आपको बता दें, ड्यू फ्रॉम द 1995 टू 2005, फ्रॉम दिस टू दिस, फॉर 10 years, between this period and this, during or throughout the period from, during a period of 10 years, over the 4 month period, over the 3 months period, and between May and June। ठीक है, इस तरह से आपको टाइम फ्रेजेस यूज करनी है। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमको जो है ग्रेजुअल कैसे दिखाना है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है। अब देखिए इस लाइन को गौर से कि ये लाइन जो है ये घटती जा रही है, तो ये क्या है, डिक्रीज है। अब इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो ये क्या है, ये इंक्रीज है। अगर इस लाइन की बात करें हम तो ये क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स ये स्टेबल है, नो चेंज है। इसकी बात करूं तो ये फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, ये फ्लक्चुएट हो रही है, रैपिड चेंज हो रहा है। इसको आप फ्लक्चुएट भी कह सकते हो, कॉन्टिन्यूस चेंज भी कह सकते हो, रैपिड चेंज भी कह सकते हो। अगर इसकी बात करूं मैं तो ये क्या है, हमारा धीरे धीरे से बढ़ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो ग्रेजुअल इंक्रीज। ठीक है, अब ये जो हमारा है वो क्या है, धीरे धीरे से घटता जा रहा है, जिसको आप लिख सकते हो ग्रेजुअल डिक्रीज। अब ये वाली लाइन जो है वो एकदम से इस पॉइंट से हमारी इस पॉइंट तक पहुंच गई है, एकदम से शार्प इंक्रीज है, जिसे आप रैपिड इंक्रीज और शार्पली और क्विकली इंक्रीज भी बोल सकते हो। ये एकदम से हमारी लाइन जो है घट गई है, डिक्रीज हो गई है, तो इसे आप रैपिड डिक्रीज, रैपिड डिक्लाइन भी बोल सकते हो। आई होप कि इस डायग्राम से आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपके मन में ये डाउट नहीं होगा कि हमें रैपिड कहाँ पे लगाना है, सिग्निफिकेंटली ग्रेजुअल कहाँ पे लगाना है, फ्लक्चुएट कहाँ पे लगाना है। तो ये डाटा से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने टास्क के, जब आप परफॉर्म करोगे, जब आप टास्क लिखोगे प्रैक्टिस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सामने रख सकते हो। आप देख सकते हो कि कब रैपिड लिखना है, कब आपको ग्रेजुअल, कब सिग्निफिकेंट, कब इनसिग्निफिकेंट लिखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। फॉर सपोज कि ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल है आपके पास, द ओवरऑल सेल ऑफ कंपनी स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय दिस। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ओवरऑल सेल ऑफ कंपनी स्लाइटली इंक्रीज बाय दिस। सो ये हमने कैसे लिखा एग्जाम्पल, यहाँ से वर्ड यूज करके, द ओवरऑल सेल्स ऑफ कंपनी स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो लगा है वो लगा है हमारा बाय वाला। किसी और वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको कि बाय स्ट्रक्चर, टू डेट फॉलोड बाय, ये वाले स्ट्रक्चर कैसे लगते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा वीडियो का, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं 1 बाय 1। तो चैनल पर बने रहें और इसे फॉलो करते रहें। चलिए अब बात करते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड को आप किस तरह से एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज था, फिर डाउन गया, फिर अप गया, अब फिर डाउन है, तो ये फॉलो क्या कर रहा है, ओवरऑल क्या फॉलो कर रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब अगर एग्जांपल देखें तो आप कुछ इस तरह लिखोगे, द कंजम्पशन फॉर हमबर्गर विटनेस्ड अ डाउनवर्ड ट्रेंड ओवर द पीरियड। मतलब थ्रू आउट द पीरियड क्या था, इसने एक डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो किया था। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये धीरे धीरे घटता जा रहा है, स्लोली कम होता जा रहा है, तो स्टडली जो है फॉल हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन, इसे सिर्फ एग्जांपल है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंडलाइन फोन्स फेल स्टडली ओवर द 10-year पीरियड। अब ये जो है वो स्लाइटली, मतलब हल्का सा जो है डिक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज था, यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा डिक्रीज था, यहाँ पर थोड़ा सा था, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा मामूली सा चेंज है, पर ये डिक्रीज है हल्का सा, तो इसे लिखोगे आप स्लाइटली डिक्रीज और ड्रॉप। द proportion of bus consumer or commuters dropped or decreased slightly to this in 2002.
अब ये क्या है, धीरे धीरे से बढ़ रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा टू राइज ग्रेजुअली। द प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इन द यूके रोज ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर आ गया होगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितने ही यूट्यूब चैनल्स पे जाके वीडियो देख लो, आपको इन सेंटेंस स्ट्रक्चर की इस वोकेबलरी को नोट डाउन करना है अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, और उसके साथ साथ एक एक सेंटेंस जो है आपको बना के देखना है, ताकि आपका कमांड जो है इन वोकैब पर, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से बनाने आ जाएं ये सेंटेंसेस। चलिए अब देखते हैं लेवल ऑफ। तो ये क्या है कि ये लोअर पॉइंट आया है यहाँ पर, जो ये लोअर पॉइंट है यहाँ पर हम बोलेंगे लेवल ऑफ। अब ये क्या है, एकदम से नीचे चला गया है, ड्रॉप सडनली। लेवल ऑफ का एग्जांपल, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेवल ऑफ एट 18% इन 2008। और ये एकदम से नीचे आ गया, इसे हम बोलेंगे टू ड्रॉप सडनली। अब ये एकदम से ऊपर गया है तो इसे हम बोलेंगे टू इंक्रीज और टू क्लिम और टू राइज शार्पली, एकदम से बढ़ गया। अब ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट तो हो रहा है, बट ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या है, ये अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अप जा रहा है, तो इसे आप बोलोगे एन अपवर्ड ट्रेंड। इसके एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बता रही, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हो। वीडियो लेंथी ना बने, इसलिए हम जल्दी से आगे का प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। जब आपको टाइम एक्सप्रेस करना हो, जब आपको टाइम की बात करनी हो, तो आप किस तरह से फ्रेजेस यूज कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सी फ्रेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है इन पीरियड फ्रॉम सपोज 1999 टू 2005 और बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, जनवरी टू अप्रैल, और आप यूज कर सकते हो बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years, in the first or in the last 3 months of the year, over the period from this to this, over the next 3 years, or over the next 4 years, or for the following next 4 years, following 5 years, over the next 5 years, over a 10-year periods। ये हैं टाइम फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हो अपनी, जब आपको कोई प्रेजेंट करना है टाइम को, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट रहा है, मैं जो मोस्टली यूज़ करती हूँ अपने राइटिंग टास्क्स में, वो करती हूँ मैं ये वाले, ओवर द नेक्स्ट एंड फॉलोइंग वन, और ओवर अ 10-year पीरियड्स। तो मुझे ये अच्छे लगते हैं कि ये थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, और मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। अगर पैराफ्रेज करना है, अगर उसमें फ्रॉम वाला मेथड यूज़ किया हुआ हो उन्होंने, फ्रॉम दिस टू दिस, तो मैं उसे पैराफ्रेज करके बिटवीन दिस एंड दिस कर देती हूँ। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके बाद कि आप और क्या लिख सकते हो टाइम फ्रेजेस में। आफ्टर दैट, देन, अनटिल, मतलब जब आप एक ईयर की बात कर ली, आप दूसरे की बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आफ्टर दैट, उसके बाद ये हुआ, फिर देन, उसके बाद ये हुआ, थ्रू आउट द ईयर, जब आपको सारे पीरियड, मतलब ओवरऑल में आप यूज़ कर सकते हो इसको कि थ्रू आउट द ईयर वो अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा था, थ्रू आउट द ईयर उसने डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो किया है। सब्सिक्वेंसली, जब कॉन्टिन्यूसली कोई बात हो रही हो, जब साथ ही साथ कोई बात हो रही हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी एक साल की बात कर ली, अब बाकी सालों की बात कर रहे हो, तो बाकी मतलब इस साल में सिर्फ उसकी डाटा जो है वो डिक्रीज़ हुआ, और बाकी के साल जो है वो बढ़ता चला गया, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो। और इन द जनवरी और एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये आप यूज़ कर सकते हो। इन दिसंबर, और या फिर उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वो कॉमन सेंस की बात है कि लास्ट मंथ की ही बात कर रहा होगा। तो ये हैं कुछ यूज़फुल फ्रेजेस जो टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर
अब आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ यूजफुल वर्ड्स, सिर्फ कॉमन वर्ड्स ही उठाए हैं कुछ, जिससे आपको पैराफ्रेजिंग करने में आसानी होगी, आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जो चार्ट बिलो शोज, तो आप शोज की जगह पर आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या लिखना है। चार्ट की जगह पर जिस तरह का चार्ट आपको दिया हुआ है, अगर लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल है, पाई चार्ट है, तो आप वो ग्राफ का नाम मेंशन कर सकते हो। उसके बाद बिलो शोज की जगह पे आप इंडिकेट्स, डिपिक्ट्स, रिवील और इलस्ट्रेट, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो पैराफ्रेजिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको वर्ड दिया हुआ है सेल्स, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो इनकम, रेवेन्यू, टर्नओवर, हाउ मच मनी वाज मेड। अगर आपको वर्ड दिया हुआ है द इनकम रेट, तो आप यूज कर सकते हो द इनकम लेवल, द लेवल ऑफ इनकम, द रेट ऑफ इनकम, द लेवल ऑफ रिवेन्यू एंड द रिवेन्यू रेट, द रिवेन्यू लेवल। इसके अलावा अगर आपको दिया हुआ है द न्यूयॉर्क सिटी बुक स्टोर, देन आप यूज कर सकते हो पैराफ्रेजिंग में बुक स्टोर इन न्यूयॉर्क सिटी। आपको ये समझाने का मतलब ये है कि आपको पता लग जाए कि पैराफ्रेजिंग होती किस तरह से है। सिर्फ हमने क्या किया है, बुक स्टोर पहले लिखा है इन न्यूयॉर्क सिटी, मतलब बुक स्टोर जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। प्रपोर्शंस क्या होता है, प्रपोर्शन होता है कोई परसेंटेज, कोई रेशो, कोई रेट, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, द फिगर फॉर, फ्रॉम दिस टू दिस, ये आपको पता ही है, ओवर द 5 years, over a period of 5 years, between this and this। the elderly people आप यूज कर सकते हो, सीनियर सिटीजन आप यूज कर सकते हो। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, तो उसे आप एक्सपेंडिचर यूज कर सकते हो वर्ड। इंफॉर्मेशन का आपको पता है कि डाटा होता है, आप डाटा वर्ड यूज कर सकते हो। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट पैराफ्रेज में लिख सकते हो। पॉवर्टी रेट को आप लेवल ऑफ पॉवर्टी लिख सकते हो। प्रोडक्शन, कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई है तो आप उसे मैन्युफैक्चर, टू बी प्रोड्यूस्ड, बी मेड, बनाना भी कह सकते हैं आप, और इसे आप बी मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको जो है ये पता लग गया होगा कि अगर हमें टाइम फ्रेजेस लिखनी है, अगर हमें टाइम को बताना है टास्क 1 में, तो किस तरह से हम अपना बार बार ये ना लिख के कि इन 2000, इन 2005, इस तरह से ना लिख के इम्प्रेसिव बनाने के लिए कौन कौन सी वो टाइम फ्रेजेस हैं जो हम अपने टास्क 1 में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमें हायर बैंड स्कोर मिल सके। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हमने आज देखा कि किस तरह से आप पैराफ्रेजिंग करते हो स्मार्टली वे में। तो जो आज का टाइम है वो हार्ड वर्क करने का नहीं है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि एवरीथिंग जो है सब चीज़ स्मार्ट हो चुकी है। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट पीसी है, स्मार्ट टीवी है, सब कुछ स्मार्ट है, तो आप भी स्मार्ट बनो, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करो। जो आपकी मिस्टेक्स फर्स्ट डे निकलती हैं उसे नोट डाउन पर नोट कर लो, डे 1 लिख कर कि आज मेरी ये मिस्टेक है। नेक्स्ट डे जब आप अपनी नोटबुक ओपन करोगे तो आपके पास सामने होगा वो मिस्टेक्स वाला चार्ट कि ये मिस्टेक मैंने कल की थी और आज उनको रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि डे 1 में आपकी आई थी कि आपने वर्ड रिपीटेशन ज़्यादा किए थे। वर्ड रिपीटेशन ज़्यादा का मतलब ये है कि आपने सिनोनिम्स, आपके पास लेक्सिकल रिसोर्सेज की कमी है, तो लेक्सिकल रिसोर्सेज जो है वो आपको इम्प्रूव करने हैं और उन पर आपको वर्क करना है। डाटा हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, आपको सिर्फ नोट डाउन में नोट डाउन करना है, बट सिर्फ नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, उनको आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। जब आप नेक्स्ट टास्क लिखोगे, मैं आपको यही एडवाइस करती हूँ कि आप एटलीस्ट जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, आप इंट्रोडक्शन लिख के देखी है, आपको ये वीडियो दी है, तो आप इसी तरह से सिनोनिम्स की और टाइम फ्रेजेस की और किस तरह से आप 2-3 डायग्राम्स उठाइए, 2-3 रिपोर्ट्स उठाइए, उनको देखिए कि अच्छा ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। अपने आप से बात कीजिए कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, अब यहाँ पर ये इंक्रीज स्लाइटली है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। उससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद की इम्प्रूवमेंट देखोगे विद इन 7 डेज। आपको अपने आप में, जब आपको अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, तो
मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। बट आपको खुद को एनालाइज करना होगा सबसे पहले। कोई और आपको आके आपकी गलतियां बताए उससे पहले अपनी गलतियां खुद में ढूंढना शुरू करो, उन गलतियों को नोट डाउन करो और उनसे सीखो कि उन्हें रिपीट नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज की वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही दूसरे फ्रेंड सर्कल में अपने या फिर अपने रिलेटिव्स में जो आइल्स कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।